So, well, yesterday हम लोगों ने जेन पियाजे का फर्स्ट स्टेज पढ़ा था. दैट इज द सेंसरी मोटर स्टेज. ओके. And today we are starting from the pre-operational stage. That is the second stage given by Piaget. ठीक है, cognitive development theory में. This stage starts from age 2, begins from 2 and ends till 7. During this particular stage, बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे? द चाइल्ड कैन रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स विद इमेजेस एंड वर्ड्स. ठीक है, किसी भी चीज को वो उसकी इमेज, एप्पल बोलोगे तो द चाइल्ड कैन एक्चुअली ड्रॉ एप्पल है. ठीक है, वर्ड्स के साथ, पिक्चर्स के साथ पहचानना शुरू करता है. लैंग्वेज के स्किल्स उसके अंदर आने लगते हैं. इमेजिनेशन बच्चे का बढ़ने लगता है. इसलिए वो इमिटेशन और ये जो और ज्यादा इमेजिनरी गेम्स होते हैं ना बच्चों के दिमाग में, घर घर खेलते हैं, ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं. ग्रेजुअली बच्चा रीजनिंग शुरू करता है और उसकी ज्यादातर रीजनिंग इंट्यूटिव होती है इंस्टेड ऑफ लॉजिकल एट दिस स्टेज. बच्चे सिंबॉलिकली सोचते हैं, यानी कि अगेन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, पिक्चर्स, नए नए वर्ड सीखेंगे, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करना है ये सीखेंगे. ओके, बट at this stage child is egocentric. This is very important to note. Pre-operational stage में बच्चे egocentric होते हैं. उनको दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता है, वो चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं. ओके. और जैसे जैसे उनकी लैंग्वेज और थिंकिंग बेटर होने लगती है, वैसे वैसे चीजों के बारे में वो और ज्यादा कॉन्क्रीटली और ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रांगली सोच पाते हैं कि हाँ ये है, ये है. बिकॉज दे नाउ दे हैव वर्ड्स टू पुट, लेबलिंग करने के लिए वर्ड्स हैं उनके पास. Language, Piaget believed it developed from sensory motor experiences. So initially, obviously, first stage is sensory motor. So according to him, this pre-operational stage is dependent on the first stage only. तो जो उसमें skills आ रहे हैं, वो gradually जो sensory motor skills जब उसने सीखे थे, जैसे उसने make believe play किया, वो उसने डॉक्टर डॉक्टर खेला, या डॉल के साथ उसने कुछ अपना कहते हैं ना वो हाउस बना के फिर खेला. ठीक है, तो ग्रेजुअली वो इनिशिएट तो सेंसरी मोटर लर्निंग से करता है, धीरे धीरे उसमें लैंग्वेज वर्ड्स आने लगते हैं. ओके, तो दिस इज द थिंग. यू कैन सी द पिक्चर. ओके, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग दैट मेक बिलीव प्ले. ये इनके ब्लॉक्स हैं एंड इसके थ्रू दे आर जस्ट रिक्रिएट अ सीन ऐसा कि ये इनकी स्कूल बस है. द चाइल्ड इज trying to behave as a bus driver, school bus driver. ये इनका स्टीयरिंग व्हील है और ये इनके पैसेंजर्स हैं. Are you getting? कैसे हम इमेजिनरी दुनिया में होते हैं, मतलब बच्चे किस तरीके से खेलते हैं. ओके, किसी भी चीज को कुछ भी बना के खेल लेंगे. ओके, बेनिफिट्स क्या होते हैं उनको इस तरीके की गेम खेलने के? प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेशनल स्कीम्स. तो जो रिप्रेजेंटेशन वो अपने माइंड में पिक्चर बनाते हैं ना, उसमें उनको हेल्प मिलती है. इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे, मतलब एक इमोशनली एक कनेक्ट होता है, क्योंकि मेक बिलीव प्ले में दे स्टार्ट बिहेविंग सोशली. ओके, एंड उनके इमोशंस भी अटैच होते हैं. आप देखो उनकी डॉल उनसे लेके जरा एक बार, है ना, और उसको कभी अकेले में ऑब्जर्व करो हाउ दे टॉक विद देयर टॉयज. सोशल लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि और लोग और बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो उनके अंदर लैंग्वेज स्किल्स आएंगे. अटेंशन, मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी. ठीक है, ये सारी चीजें. डुअल रिप्रेजेंटेशन, जब एक ऑब्जेक्ट को बच्चा एक सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट करता है, ठीक है, और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट करता है. अबाउट एज 3 के बाद ये शुरू हो जाता है. ठीक है, इसमें हम लोग बच्चे की मदद भी करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल करेगा, सपोज उसके पास, सॉरी, बच्चा क्या करेगा, उसके पास लाइक पूरा आपने
हाउस ला के दे दिया है, ठीक है। अब वो हाउस उसके लिए सिंबल है उसके अपने घर का एक्चुअली, चाहे डॉल हाउस लिया हो उसने, लेकिन वो उसको अपने से कंपेयर करती है, डॉल को खुद से, घर को अपने घर से, ठीक है। तो वो एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है घर का, रियल है ना, एक सिंबल है। और अदरवाइज ऑल्सो वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ वो खेलेगी, जिसको वो मैन्युपुलेट करेगी, ये सामान इधर रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी है और वो रियलिटी का पार्ट भी है, रियलिटी से मैच भी होता है, और इससे बच्चों की लर्निंग होती है, ठीक है। इसको डुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो कि प्री ऑपरेशन स्टेज में ही दिखेगा आपको। यस मैम। इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? कैन नॉट परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस, अभी बच्चा इस स्टेज में बहुत ज्यादा लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं करता है परफॉर्म, ईगो सेंट्रिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नजरिए से देखेगा। और एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग अगेन वही है, डॉल को रियल समझना, अपने टेडी बियर को रियल समझना, उनसे बातें करना। कैन नॉट कंजर्व, कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है इसके अंदर। एंड लैक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, बच्चे कोई हायरार्की नहीं बना पाते हैं। अब कंजर्वेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कंजर्वेशन इज अगेन, अगर मैंने एक बड़े वेसल से, बड़े वेसल में इतना पानी था, और आई हैव एक लंबा वाला ऐसा वाला वेसल है, ठीक है। अब ये लंबे वाले वेसल में ये जो पानी था, मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर, ये इसमें ऐसा आ गया, और बच्चे से अब पूछा जाए कि कौन से में पानी ज्यादा है, तो बच्चा किस में बताएगा? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में, है ना। तो उसको क्योंकि अभी कंजर्वेशन का रूल नहीं समझ में आया है, उसको लग रहा है बस जो ज्यादा दिख रहा है वो ही ज्यादा है, जबकि उसकी आंखों के सामने हम उसी पानी को दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा अभी कंजर्वेशन नहीं सीख पाता है इस स्टेज तक। फेलियर टू डिस्टिंग्विश अदर्स व्यू फ्रॉम वंस ओन, आप देखो इस पिक्चर में ये बच्चा है, ठीक है, और ये ऑपोजिट साइड है। अब बच्चे से पूछा जाए ना आपको क्या दिख रहा है, तो वो अपना तो बता देगा कि मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन जब बच्चे से ये पूछा जाए ना आपको क्या लगता है इसको क्या दिख रहा होगा, तो वो कुछ नया नहीं बताएगा, जो उसको दिख रहा है ना वो वही बताएगा कि नहीं उसको भी ना ये और यही दिख रहा होगा, ठीक है। दैट इज ईगो सेंट्रिज्म, उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसकी भी अलग दुनिया, सामने वाले को एक अलग विजन होगा, सामने वाला वहां से देखेगा, इस एंगल से देखेगा तो उसको शायद कुछ और दिखाई दे, ठीक है, बिकॉज चाइल्ड इज ईगो सेंट्रिक एट दिस पॉइंट। ये मैंने बता ही दिया है एनिमिस्टिक थिंकिंग। ये कॉन्जर्वेशन के रूल्स आ गए, ये अभी मैंने आपको ये लिक्विड वाला एग्जांपल दिया था। सिमिलरली ये दो सेम बॉल्स थी, एक को फ्लैट कर दिया तो बच्चा कहेगा ये ज्यादा है, ये कॉइन्स है, ठीक है। अभी बच्चे को काउंटिंग के लिए बोलेंगे, बच्चा काउंट करेगा, लेकिन इसी कॉइन को मैंने क्या किया, नीचे वाली रो को मैंने पास पास रख दिया, और अब मैं पूछूं ये ज्यादा था कि ये ज्यादा था, से शायद कि ये ज्यादा है, जबकि कोई कॉइन ऐड या कम नहीं हुआ है, राइट। वे में ये सेम सेम है, ये वेट इनका, लेकिन अगेन शेप चेंज कर देंगे तो बच्चे को लगेगा कि नहीं इसका वेट ज्यादा है, ओके। दिस इज कॉन्जर्वेशन, जो कि नहीं बच्चे इसमें फॉलो कर पाते हैं। ऑल्सो देयर इज सेंट्रेशन, दैट इज फोकस ऑन वन एस्पेक्ट एंड नेग्लेक्ट द अदर, सेंट्रेशन होता है इसमें। ये वर्ड सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कॉन्जर्वेशन हो रहा है, सेंट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। अब सेंट्रेशन में अगेन वो क्या कर रहे हैं, जैसे ये था, इसमें सिर्फ वो शेप पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ शेप पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ वो हाइट देख रहे हैं, पानी की हाइट देख रहे हैं, बाकी वॉल्यूम से उनको कोई लेना देना नहीं है, ओके। तो दे फोकस ऑन ओनली वन थिंग एंड नेग्लेक्ट अदर थिंग्स। इरिवर्सिबिलिटी, कैन नॉट मेंटली रिवर्स अ सेट ऑफ स्टेप्स,
दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? अगेन ये वाटर वाला एग्जाम्पल है, मैंने बच्चे के सामने इस पानी को यहां से लेके इसमें डाला है, बच्चे के सामने, पर बच्चा फिर भी क्या कर रहा है? रिवर्स नहीं कर पा रहा है कि मैंने क्या किया। वो यहां से रिवर्स नहीं कर पा रहा है कि अच्छा ये पानी यहां से लिया था, इसमें डाला था, ये पानी वहीं से आ रहा है। वो ये नहीं सोच पा रहा है, जबकि उसके सामने ये किया जा रहा है। तो इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्स बच्चा स्टेप्स को रिवर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है? कभी कभी सेंट्रेशन के जब बाद हम बाद में पढ़ते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि सेंट्रेशन तो हमने डिसेंट्रेशन पेपर में आया है, फिर आप कहोगे ये सेंट्रेशन जैसा कुछ सुना हुआ तो लग रहा है शायद प्री ऑपरेशनल में था, जबकि वो ऑपोजिट है। तो सेंट्रेशन कहाँ आएगा, डिसेंट्रेशन कहाँ आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इरिवर्सिबिलिटी कहाँ पे आएगा और फिर रिवर्सिबिलिटी कहाँ पे आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Follow-up researches. So egocentric thought can adjust language to other, take others' perspective in simple situation. Animistic thinking comes from incomplete knowledge of objects. Illogical thought के बारे में can do simplified conservation, can reason by analogy, can use casual expressions. ये further researches हैं इसके बारे में. Categorization, everyday knowledge is categorized in this age, can solve appearance reality task in non-verbal ways. ठीक है, तो जिसमें ज्यादा वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेनली ना इसमें से जब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो ही आएगा जो अभी हमने पढ़ा है, सेंट्रेशन हो रहा है कि नहीं, इरिवर्सिबिलिटी है कि नहीं, कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं, ये किस स्टेज में होती है चीजें, दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, पियाजे राइट कहाँ पे था? प्री स्कूलर्स डू डेवलप बिगनिंग ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, हाउ पियाजे माइट हैव बीन रॉन्ग है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप मोर ग्रेजुअली देन पियाजे थॉट। तो पियाजे ने तो स्टेजेस बताई हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बट इन रियलिटी क्रिटिक्स आर सेइंग कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इतना स्टेजेस नहीं होती हैं। Now moving on to the third stage, that is concrete operational stage, which start from age 12 till age 17. बच्चा क्या क्या डेवलप करेगा? आपके लॉजिक्स आने लगेंगे। पिछले स्टेज में इट वाज मोर ऑफ इंट्यूटिव, हियर इट इज मोर ऑफ लॉजिकल। एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर पाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा, एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्जर्वेशन। यहाँ पे बच्चे को कॉन्जर्वेशन का रूल समझ आ जाता है। ठीक है, अब कॉन्जर्वेशन किस पे डिपेंड करता है? कॉन्जर्वेशन इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है, डिसेंट्रेशन कर पा रहा है यानी कि बच्चा, और रिवर्सिबिलिटी भी कर पा रहा है, यानी कि सिर्फ एक एस्पेक्ट की जगह बाकी एस्पेक्ट को भी फोकस करेगा। रिवर्सिबिलिटी मतलब स्टेप्स को रिवर्स भी कर पाएगा, और ये जब वो कर पाएगा तो वो कॉन्जर्वेशन भी कर पाएगा। ये क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. Now the child can also classify things, categorize things, सीरीज में लगा पाएगा, स्पेशियल रीजनिंग यानी कि डायरेक्शन और मैप्स भी समझ पाएगा। लिमिटेशंस क्या है? ऑपरेशन वर्क बेस्ट विद ऑब्जेक्ट्स दैट आर कॉन्क्रीट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अभी समझ नहीं आते हैं बच्चे को इस एज में। एब्स्ट्रैक्ट इज अगेन जो सब्जेक्टिव चीजें हैं वो नहीं समझ आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी और लव और ये सब इतना नहीं समझ आएगा, बट कॉन्क्रीट लर्निंग होने लगती है, चीजों को लेके लर्निंग होने लगती है। मास्टर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल टास्क ग्रेजुअली, तो धीरे 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 वो कॉन्क्रीट टास्क को, और कॉन्क्रीटली जो भी टास्क उसको हाथ में है जिसमें ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना है उनको सीखता रहता है। इसको हॉरिजॉन्टल डिक्लेज बोलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, चाइल्ड कीप्स लर्निंग। कल्चर एंड स्कूलिंग अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑन टास्क। ठीक है, बच्चे के उस पे कल्चर और स्कूल का इफेक्ट भी पड़ेगा, लेकिन और ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिलता है, यानी कि और ज्यादा लर्निंग हो रही है। Then next is formal operational stage from 11 to 15.
During this stage, child begins to develop ability to hypothesize, test, reevaluate hypothesis. मतलब अपने ही कॉन्सेप्ट्स अब बनाने शुरू कर देगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका ये रीजन है. ठीक है, बच्चा एक फॉर्मल सिस्टमैटिक तरीके से सोचना शुरू कर देता है. Here child forms hypothetical deductive reasoning, जैसे कि हम एडल्ट्स कर पाते हैं. ठीक है, पेंडुलम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा here and there. Propositional thought, कैसे दो स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड है, दो थॉट कैसे आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, लॉजिक ऑफ वर्बल प्रपोजिशंस वो समझने लगता है. सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ फोकसिंग, इस एज में बच्चे बहुत ज्यादा खुद पे ध्यान देते हैं. ठीक है, क्योंकि यही इनका आई गेस एडोलेसेंस वाला स्टेज भी यही है. ठीक है, तो खुद कैसा मैं दिख रहा हूँ, कैसा लगता हूँ, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, ये सब ध्यान भी जाता है. तो यहाँ पे दे हैव इमेजिनरी ऑडियंस इन देयर माइंड. उनको फर्क पड़ता है लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं. दे हैव इमेजिनरी ऑडियंस एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. इस एज में बच्चे को अगर आप डांटो और उसको भला बुरा बोलो कुछ किसी चीज को, बच्चे बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते हैं. बच्चे द चिल्ड्रन आल्सो फॉलो सेंस ऑफ सम आइडियलिज्म एंड क्रिटिसिज्म. वो दूसरों को भी क्रिटिसाइज करते हैं और एक सेंस ऑफ आइडियलिज्म रहता है, ये करना है, ऐसे करना है. प्रॉब्लम विद डिसीजन मेकिंग नहीं इतना अच्छे से हो पाता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं. स्कूल डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल्स. ठीक है, स्कूल एज में बच्चों के पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है. प्रपोजिशनल थिंकिंग, कनेक्टिंग द कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, केयरफुल थिंकिंग अबाउट द प्रीमाइसेस जो प्रेजेंट है. बट फॉर्मल ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल हो, सब बच्चों में एक जैसे हो. इसमें ट्रेनिंग का फर्क पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट का फर्क पड़ता है, आपकी स्कूल का फर्क पड़ेगा. ठीक है, and overall evaluation is Piaget's change processes, assimilation, accommodation, organization can't account for pattern of children changes observed today. तो पियाजे ने वो जो कॉन्सेप्ट दिया था जो हमने कल पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एसिमिलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों के माइंड में, पर जिस तेजी से बच्चों के अंदर लर्निंग अभी होती है आज के टाइम में, वहां पे ये पियाजे का कॉन्सेप्ट मैच नहीं करता. कॉग्निटिव डेवलपमेंट नॉट ऑलवेज सेल्फ जनरेटिंग. तो कॉग्निशन डेवलप करने के लिए कहते हैं कि आपको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, अपने आप नहीं होगा सब कुछ, ये स्टेजेस अपने आप काम नहीं करेंगी. कॉग्निशन नॉट एज ब्रॉडली स्टेज लाइक एज पियाजे बिलीव. तो ये भी सबका कहना था, पियाजे ने तो स्टेजेस दे दी बट इन एक्चुअल इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्टेजेस की तरह काम नहीं करता है ये रियलिटी में. बट फिर भी अच्छी बात क्या है, ओवरऑल पियाजे's थ्योरी स्टिल इंस्पायर रिसर्च. कहीं ना कहीं रिसर्च में अभी भी इट हैज सम प्लेस. दिस इज जस्ट अ समराइजेशन जो हमने पढ़ा. तो पहले 2 years तक सेंसरी मोटर स्टेज था. ठीक है, जब बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू, अपने मोटर स्किल्स के थ्रू चीजें सीखता है. इसमें हमने वो पढ़ी थी इसकी स्टेजेस, सेंसरी मोटर के अंदर हमने 6 स्टेजेस पढ़ी थी. ठीक है, जरूर से उसको रिवाइज करके जाना, एग्जाम में है सर्कुलर रिएक्शन वाली जो स्टेजेस है. ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी में होता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी भी इसी में होता है. 2 to 6 और 7 years प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है जहाँ पे बच्चे वर्ड्स और इमेजेस के साथ रिप्रेजेंटेशन करते हैं. इंट्यूटिव थिंकिंग होती है, लॉजिकल नहीं होती है. प्रिटेंड प्ले गेम्स होंगे, ईगो सेंट्रिज्म होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा. 7 to 11 में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग है. यहाँ पे बच्चे लॉजिकली सोच पाएंगे, एनालॉजीज देख पाएंगे, अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ कंजर्वेशन फॉलो हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे वो डिसेंटरेशन कर पाएंगे और रिवर्सिबिलिटी कर पाएंगे. Yes, और ma'am. मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर पाएंगे. बाद में 12th से बाद पर एडल्टहुड तक फॉर्मल ऑपरेशनल आ गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो पा रही है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक हो पा रहा है, एंड मैच्योर मॉरल रीजनिंग भी हो पाती है. Is it clear till here to everyone? Cognitive development clear है? Yes, ma'am. Here comes the concept of core knowledge perspective. तो ऐसा माना जाता है कि
बच्चों में इनेटली पहले से ही इनबिल्ड कुछ कोर नॉलेज रहती है, कोर थॉट्स रहते हैं, जो बच्चों को प्रिपेयर करती है कि अपने कॉग्निशन को कैसे डेवलप करना है या अडेप्ट करना है। ठीक है, डेवलपमेंट डोमेन स्पेसिफिक है, अब किस एरिया में डेवलपमेंट करना है दैट शुड बी नो। बच्चे थियरिस्ट की तरह काम करते हैं, नाइव थियरिस्ट, सीखते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं। ओके, फिजिकल, न्यूमेरिकल, लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। तो रिसर्चर्स का ये भी कहना है इन सभी एरियाज में बच्चे के पास पहले से कुछ नॉलेज होती है, इनेट, अंदर से जो इनबिल्ड है, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट सॉलिडिटी बच्चों में 2.5 मंथ में देखी गई, सपोर्ट 4.5 मंथ्स, वाइडर ओपनिंग का कॉन्सेप्ट 6.5 मंथ, टू टॉल टू फिट 7.5 मंथ्स, पोजीशन ऑफ अनटैक्ट 8 मंथ्स एंड ट्रांसपेरेंसी 9.5 मंथ्स। इस तरीके से बच्चों में ये कॉन्सेप्ट 1 साल के अंदर देखे गए। ये एक एग्जाम्पल है सॉलिडिटी का। आप देख सकते हो ये एक बॉक्स है, इसको दिखाया गया कि ये एक सॉलिड बॉक्स है, मतलब नहीं सॉरी एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स के अंदर ये डाला तो ये चला गया। ठीक है, इट वाज नॉर्मल, खाली डब्बा था, अंदर चला गया, एक्सपेक्टेड इवेंट था। अब क्या हुआ, सेकंड कैटेगरी में बच्चे को ये बॉक्स दिखाया, ये बॉक्स बंद है। अब जब ये बॉक्स बंद है तो क्या होगा, इसके अंदर ये जब डालेंगे तो बच्चा तो एक्सपेक्ट करेगा कि ये नहीं जाएगा क्योंकि ये बॉक्स बंद है, लेकिन ये फिर भी चला गया। ठीक है, अब ये क्या था, अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए बच्चे ने इस इवेंट को ज्यादा ध्यान दिया, इस पे ज्यादा फोकस किया। इसका मतलब बच्चे के माइंड में समवेयर ऑब्जेक्ट सॉलिडिटी का कॉन्सेप्ट था, दैट इज व्हाई वो इस सिचुएशन को ज्यादा देखता रहा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट समझ आया ये? Yes, ma'am. तो ये 2.5 मंथ्स में बच्चे को ये कॉन्सेप्ट इट वाज देयर उसके माइंड में। सिमिलरली ये नंबर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये रैट लिया यहाँ पे, ये स्क्रीन लगाई उसके ऊपर, एक और रैट लिया, उसको भी भेजा अंदर। ठीक है, हाथ खाली आ गया, यानी कि यहाँ 2 रैट होने चाहिए पीछे, 1 और 2। ठीक है, ये इवेंट था एक्चुअल। टेस्टिंग इवेंट में क्या किया, अब ये जो स्क्रीन थी कर दी, ये स्क्रीन ड्रॉप करी, रिवीलिंग 2 ऑब्जेक्ट्स। ऐसा ही होना था बच्चे के लिए, तो पता था ना बच्चे को पीछे 2 होने चाहिए, लेकिन जब स्क्रीन ड्रॉप करी और एक ही चूहा निकला तो बच्चे के लिए वो अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो गया और बच्चे ने इस इवेंट को ज्यादा देर तक देखा। इसका मतलब बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं नंबर कॉन्सेप्ट भी आ गया था। बच्चा नंबरिंग कहीं ना कहीं उसको 1 2 भले ही ना पता हो, लेकिन उसको फिर भी रियलाइज हो रहा था कि अरे ये 2 होने चाहिए थे, एक ही क्यों है। ठीक है, क्लियर एक्सपेरिमेंट? Yes, ma'am. मैम की वही कि जो भी अनएक्सपेक्टेड होता है बच्चे के लिए, तो और वो चीजें हो रही है तो वो उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेगा। हाँ, और अनएक्सपेक्टेड क्यों होता है उसके लिए वो, क्योंकि उसको कोई कॉन्सेप्ट कुछ है उसके दिमाग में, तभी वो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है उसके लिए। यस मैम। तो बच्चे एक थियरिस्ट की तरह प्ले करते हैं, हर इवेंट को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उसके कॉज के पीछे जाते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ती है तो अपनी थ्योरी को खुद ही रिवाइज करते हैं। मोस्ट सीरियस कंसिडरेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ थिंकिंग, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कोर नॉलेज पर्सपेक्टिव का। अमाउंट एंड नेचर ऑफ इनबॉर्न नॉलेज हॉटली डिबेटेड, ये किसी को भी नहीं पता है भाई कितना कोर नॉलेज हमारे पास पहले से है। एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस वर्क टुगेदर, अब एनवायरमेंट और आपका एक्सपीरियंस का भी इसमें रोल रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट, लिटिल अटेंशन टू लर्निंग विद अदर्स, तो ऐसा भी माना जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने आप ही होता है और कैसे हम दूसरों के साथ सीख रहे हैं इट इज छोटा मैटर। अगेन क्रिटिक्स है अपने। इज इट क्लियर टिल हियर टू एवरीवन? यस मैम।
Now we comes to Lev Vygotsky theory of cognitive development. इन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी. कौन सी? सोशो कल्चरल थ्योरी. इट इज बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज. हम कैसे कैसे बात करते हैं, क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, उस पर भी हमारे कॉग्निशन डिपेंड करता है. He argued learning is necessary and universal aspect of the process of developing culturally organized, specifically human psychological function. तो हमारा जो psychological function है वो कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड है. तो इन्होंने अगेन सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव पे फोकस किया. टू मेन प्रिंसिपल्स क्या है इनके? द मोर नॉलेजेबल अदर, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ये दो चीजें हैं. मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि कोई हमसे बड़ा है ना. जब बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स को हमसे ज्यादा आता है. दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि मेरा कितना दायरा है सीखने का. एक पर्टिकुलर एज में एक लिमिटेड दायरा होता है हमारा, है ना. किस एज में हम कितना सीख सकते हैं. तो जिस एज में हम जितना सीख सकते हैं उस दायरे तक मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से हम सीख पाते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट है? Yes, ma'am. सो दिस यू नो इट इज समवन जिसको हमसे ज्यादा एबिलिटी है और वो टास्क हमसे बेटर आता है. और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कितना उस काम को कर सकता हूँ. ठीक है. और कितना कर सकता हूँ उसमें एक तो होता है मैं अकेले कितना कर सकता हूँ, एक होता है किसी की मदद से मैं कितना कर सकता हूँ. ठीक है. उसके बीच में ये जो डिफरेंस है ना, मैं दूसरे की मदद से कितना कर सकता हूँ और अकेले कितना कर सकता हूँ, तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. Yes, ma'am. तो टास्क चाइल्ड कैन नॉट डू अलोन बट कैन लर्न टू डू विद हेल्प. तो बचपन में क्या होता है, 3-4 साल की उम्र तक बच्चे सब अपने पेरेंट्स के साथ सीखते हैं ना. इवन गेम्स कैसे खेलना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, दे लर्न विद देयर पेरेंट्स, राइट. एग्जाम्पल के लिए अगेन बच्चा ये पजल ट्राई कर रहा है जोड़ने के लिए, अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन उसके जब फादर उसको गाइड करते हैं तो वो कर पाता है. दिस इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ये सेंटर जोन इज जो बच्चा अकेले कर सकता है. बीच वाला जोन इज जो बच्चा किसी की मदद से कर सकता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. और उसके भी अबव आता है जो बच्चा एक्चुअली कर ही नहीं सकता, चाहे उसको मदद भी मिल जाए तो भी नहीं कर सकता. अब बच्चों का एक कॉन्सेप्ट रहता है प्राइवेट स्पीच का, जिसको हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच. तो वाइगाट्स्की ने देखा कि ये एक बेसिक फाउंडेशन है फॉर हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. यानी कि बच्चे जो अपने आप से अकेले में बातें करते हैं ना, वो उनकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को और ज्यादा शार्प करता है. ठीक है. प्लस इट हेल्प्स गाइड बिहेवियर. उनके बिहेवियर को गाइडेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे रिपीट करते हैं. आप जो उनको बोलते हो वो उसको रिवर्बलाइज करते हैं, रिपीट करते हैं. ठीक है, कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इस तरीके से दे विल रिपीट यू. रिलेशनशिप ऑफ प्राइवेट स्पीच टू टास्क डिफिकल्टी अमंग 5 to 6 year old. तो देखा गया है ये टास्क डिफिकल्टी है जो कि बढ़ती जा रही है इधर. ठीक है. और ये बच्चे की प्राइवेट स्पीच है. तो आप देखो जब बच्चे की प्राइवेट स्पीच बढ़ी, ठीक है, पर मिनट अटरेंसेस बढ़ा, ये इसकी प्राइवेट स्पीच थी जो कि टास्क लो टास्क डिफिकल्टी में था. लेकिन जब टास्क डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल पे आता है ना, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का जब टास्क होता है तो बच्चे की प्राइवेट स्पीच बढ़ जाती है, और वो प्राइवेट स्पीच उनको सेल्फ गाइडेंस में हेल्प करती है. लेकिन जब टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो ये प्राइवेट स्पीच कम होने लगती है. तो सिर्फ मॉडरेट टास्क डिफिकल्टी में प्राइवेट स्पीच का रोल रहता है. क्लियर है ये? Yes, ma'am. अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है. ये बच्चा है, उसकी मदर है. बच्चा इज सेइंग आई कांट गेट दिस वन. वो पजल बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है. तो मदर कहती है अच्छा आप बताओ, वो जो पजल, ये जो पीस है, इसके नीचे क्या आना चाहिए. तो वो सोचता है अरे हाँ, इसके नीचे तो शूज आने चाहिए. ठीक है. उसको गाइडेंस मिल गई ना, अब वो शूज ढूंढेगा.
ब्लॉक में से, और शूज वाला ब्लॉक निकाल के वहां पे लगाएगा। आर यू गेटिंग दिस? कैसे गाइडेंस हो रही है बच्चे को? यस मैम। ठीक है, तो सिमिलरली तो it goes on. So by questioning, by prompting, by suggesting strategies, उसकी mother keep helping him with the puzzle within his zone of proximal development at a manageable level of difficulty. Social interactions also promote cognitive development. ठीक है, क्योंकि बच्चा बातचीत सीखता है, बिहेवियर सीखता है, इंटरसब्जेक्टिविटी, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। Scaffolding and guided participation. Guided participation, someone guide you and you participate कि ये ऐसे करना है काम। Scaffolding is जब आप धीरे 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 कोई चीज पाइल ऑन होती है ना, दैट इज स्कैफोल्डिंग। आपने स्टेप 1 सीखा, अच्छे से सीख गए कैसे करना है, स्टेप 1 के ऊपर स्टेप 2 सीखा। आप पेंटिंग सीखते हो, ड्राइंग सीखते हो, पहले आप ड्रॉ करना सीखते हो पेंसिल से, फिर आप कलर भरना सीखते हो, कलर में पहले बाहर निकलता है सब कुछ, फिर आप बाउंड्री के अंदर कलर भरना सीखते हो, फिर आप उस कलर को भी वेरिएशन देना सीखते हो। दैट इज स्कैफोल्डिंग। पाइलॉन, लेयर्स पे लेयर चढ़ रही है ना लर्निंग की, और एक्यूमुलेट भी होती जा रही है। ठीक है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। So intersubjectivity again, when two participants begin a task with different understanding, arrive at a shared understanding. Okay, हमने अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से कोई काम शुरू किया है। ओके, आप बच्चा है, बच्चे की फॉर्म में दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है। ठीक है, वो कहता है नहीं मुझे डॉक्टर डॉक्टर खेलना है, वो कहता है अच्छा ठीक है डॉक्टर डॉक्टर खेलना है पर डॉक्टर मैं बनूंगा। कहता है अच्छा ठीक है तू बन जा डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन खेलेंगे यही। ठीक है, तो इंटरसब्जेक्टिविटी, दोनों अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहे हैं और एक कॉमन बात पे आ रहे हैं। ठीक है, ये अगेन ये इसका एग्जाम्पल ही है। फ्रेंड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक दूसरे को बता रहे हैं कि अच्छा हम गेम खेलेंगे, तू रॉबिन बन जाना। ठीक है, और ब्लेक क्रेग को बोलता है तुम रॉबिन बन जाना, मैं बैटमैन बन जाऊंगा। ठीक है, फिर पॉल कहता है अरे मैं सुपरमैन बनूंगा। ठीक है, फिर ब्लेक को समझ आता है अरे पॉल सुपरमैन बनना चाहता है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है तुम सुपरमैन बन जाना, मैं बैटमैन बन जाऊंगा। तो ये यस मैम। इंटरसब्जेक्टिविटी है ना, आपस में कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं एक दूसरे की नीड्स को भी। Scaffolding, adjusting the support offered during a teaching session to fit the child's current level of performance. When child has little notion of how to proceed, adult use direction, breaking the task into manageable unit, suggesting strategies and offering rationale for using them. ठीक है, तो जब बच्चे को नहीं पता कैसे काम करना है, तो टीचर या पेरेंट उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, उस बड़े काम को छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और एक एक स्टेप बच्चे को सिखाएगा, एक एक स्ट्रैटेजी बच्चे के अंदर डालेगा। ठीक है, ताकि वो बच्चे के करंट लेवल को मैच कर सके। ओके, तो ये स्कैफोल्डिंग का ही पार्ट है। So as the child's competence increases, effective scaffolders gradually and sensitively withdraw. Scaffolder कौन है? पेरेंट फिगर या टीचर फिगर? वही स्कैफोल्डिंग कर रहा है ना बच्चे के माइंड में चीजों को। पर जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है ना, वो पीछे हटता है। जैसे जैसे बच्चा सीखेगा वो विड्रॉ करेगा खुद को, ताकि बच्चा खुद करे उस काम को, खुद जिम्मेदारी ले। जब तक हम करके देते रहेंगे वो नहीं सीखेगा। ठीक है, अब जब हम विड्रॉ कर लेते हैं तो बच्चा प्राइवेट स्पीच का सपोर्ट लेता है। इनिशियली टीचर या पेरेंट ने जिन वर्ड्स में बच्चे को गाइड किया था, अब बच्चा उन वर्ड्स को पकड़ के खुद ही बोलता है, स्टेप 1 ऐसे करना है, स्टेप 2 ऐसे करना है। यस मैम। ठीक है, और इस तरीके से वो अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है। गाइडेड पार्टिसिपेशन इज सिमिलर, वही पेरेंट या टीचर, ठीक है, जिनको ऑलरेडी आता है वो बच्चे को गाइड करेंगे कैसे काम करना है।
अगेन बच्चे को हम पोयम है उसको गाइड कर रहे हैं पोयम, हम उसको इनिशिएट भी कर देते हैं, बताते हैं अच्छा ये गाना है बाबा ब्लैक शेप, फिर बच्चा समझ जाता है, उसको कंटिन्यू करता है। मैम वाइगॉट। स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं, जब बच्चा छोटा होता है उसको साइकिलिंग हम सिखा रहे हैं, तो इनिशियली जो भी पेरेंट्स होंगे जो भी होंगे तो पहले उसको पकड़कर बैठना सिखाएंगे, धीरे धीरे उसके साथ चलेंगे। जैसे वो थोड़ा बैलेंस बनाना सीखता है बच्चा, तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम साइकिलिंग सीखी थी, तो मतलब थोड़ी टाइम तक मुझे बैठाया और साथ साथ चलते रहे। फिर जैसे ही मुझे उनको लगा कि बैलेंस बन गया तो पीछे से छोड़ देते हैं वो। तो राइट दिस इज स्कैफोल्डिंग। राइट 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 राइट। देन हाँ, तो मेक बिलीव प्ले के बारे में वाइगॉट्स्की का क्या कहना था? इट प्रोवाइड्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो बच्चे घर घर खेलते हैं, डॉल के साथ खेलते हैं ना, उससे उनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डेवलप होता है कि वो कितना काम कर सकते हैं। ये जो इमेजिनरी चीजें वो करते हैं, ठीक है, तो वो उनको हेल्प करती है। और क्या सीख रहे हैं बच्चे इसमें? ये भी सीख रहे हैं टू थिंक बिफोर एक्टिंग, क्योंकि घर घर खेलते वक्त हम सोचते हैं और फिर एक्ट करते हैं, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है, तो उससे हमारे स्किल्स और स्ट्रेंथन होते हैं। This theory help explain cultural diversity in cognition. It emphasizes the importance of teaching also. लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? फोकस ऑन लैंग्वेज डी एम्फेसाइजेस ऑब्जर्वेशन एंड अदर लर्निंग मेथड, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस किया गया है तो ऑब्जर्वेशन पे कम फोकस किया है इन्होंने। सेज लिटिल अबाउट बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू कॉग्निशन। सिर्फ कल्चर की बात हुई है, बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं हुई। वेग इन एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज, बच्चे में बदलाव कैसे आता है वहां पे कुछ ज्यादा इन्होंने एम्फोसाइज नहीं किया है। तो ये प्याजे का था और ये वाइगॉट्स्की का था। व्हाट्स द डिफरेंस? एक बार आप रीड करो इनको, एक बार रिवाइज करो एंड देन आस्क मी इन केस यू हैव एनी डाउट। जस्ट टेक योर टाइम एंड रीड दिस स्लाइड। मैम जो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है, टीचिंग इम्प्लीकेशंस, प्याजे प्याजे के अकॉर्डिंग था कि सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज। और वाइगॉत्स्की ने कहा कि एस्टेब्लिश अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न विद द टीचर एंड मोर स्किल्ड पेयर्स। मैम लगभग सिमिलर है दोनों का, जो मुझे समझ में आ रहा है। ओके, देखो इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा, पियाजे ने ना कभी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया कि जिनको ज्यादा नॉलेज है वो जाके बच्चे को गाइड करें। नहीं, ये जो हाँ। सपोर्ट की बात कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन में, इट इज मोर ऑफ एनवायरमेंटल सपोर्ट। बच्चे को ऐसा एनवायरमेंट दे, लर्निंग एनवायरमेंट, है ना, बच्चे के पास कॉग्निशन डेवलप करने के लिए वो माहौल होना चाहिए, वो गेम्स उसके सामने होने चाहिए, वो खुला घर होना चाहिए चलने पड़ना सीखने के लिए। वो स्टेयर्स घर में अगर होती हैं तो बच्चा ज्यादा सीखता है, हम्म।
ठीक है, ओके। और उसको बस उसको अदरवाइज सपोर्ट देना है, मतलब इट सीम सिमिलर, बट अगेन ये जो प्रॉपर हमें गाइड करना है ना बच्चे को डिटेल में, यस मैम। वो वाइगॉट्स्काय ने बात करी है। ठीक है, इन जनरल एनवायरनमेंट की बात कि एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है कॉग्निशन, वो पियाजे ने करी है। ओके। ओके। ठीक है, तो पियाजे की बात में एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, वाइगॉट्स्काय इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर एनवायरनमेंट, वो हम्म। स्पेसिफिक बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, बाकी पॉइंट्स क्लियर है सब? यस मैम। बस कुछ नहीं है ये, इसमें से नहीं पूछेंगे स्कैफोल्डिंग में टेक्निक्स क्या है और ये सब। ओके, नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट, द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसमें से भी एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो विल गो थ्रू दिस, वी स्टिल हैव सम टाइम। मोरालिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, वही एबीसी वाला हिसाब है। ठीक है, तो मोरालिटी में भी क्या क्या है? हमारा इमोशनल कंटेंट है, इमोशनल कंपोनेंट है, यहाँ से भी सोचते हैं, और बिहेवियर वाइज भी आती है चीजें, तीनों कंपोनेंट्स मोरालिटी में इन्वॉल्व है। Now, Piaget was interested in three main aspects of children understanding of moral issues. क्या क्या तीन चीजें हैं पियाजे की? हम पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है, कोलबर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, लाइक ये रूल्स कहाँ से आते हैं, क्या रूल्स बदले जा सकते हैं, ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज इट द आउटकम ऑफ बिहेवियर दैट मेक्स एन एक्शन बैड? वो या काम बुरा कब होता है? उसके आउटकम से। इफ देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल एंड डेलिबरेट रॉन्ग डूइंग, जब हम जानबूझ के करते हैं और गलती से होता है, क्या दोनों में कुछ फर्क है? एंड थर्ड थिंग इज चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, क्या मुझे मतलब जो पनिशमेंट है वो मेरे क्राइम को फिट करेगी या करनी चाहिए? आर गिल्टी ऑलवेज पनिश्ड, जो लोग गलती करते हैं क्या उन्हें हमेशा सजा मिलती है? तो ये जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की। तीन चीजें हैं जहां पे बच्चे सोचते हैं, रूल्स के बारे में, मॉरल जिम्मेदारी के बारे में हमारी, और जस्टिस के बारे में। नाउ प्याजे का जो मेथड था स्टडिंग का, दैट वाज अगेन गेम थ्योरी, वो बच्चों को गेम्स खिलाते थे। ठीक है, और उस गेम्स के थ्रू वो उनका मॉरल चेक करते थे कि क्या बच्चे सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, देन अनदर मेथड वाज स्टोरी टेलिंग, फिर वो बच्चों को कहानियां भी सुनाते हैं, और फिर पूछते हैं इस कहानी में बताओ बच्चे ने ठीक करा कि गलत किया, उसको ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लाइक दैट। देन here comes the concept of heteronomous morality and autonomous morality। इसमें से आई गेस कभी कभी क्वेश्चन आता है। यस मैम। ठीक है, सो पियाजे सजेस्टेड टू मेन टाइप ऑफ मॉरल थिंकिंग। हेट्रोनोमस इज मॉरल रियलिज्म, हेट्रो इज मॉरल रियलिज्म, जो रियलिटी के पास है। ऑटोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस अपने आप जो मोरालिटी आ रही है बच्चे में, दैट इज मोरल रिलेटिविज्म, यानी कि वो किसी से कंपेयर करके बता रहा है। ठीक है, रिलेटिविज्म कंपेयर कर रहा है, ऑटोनोमस मोरालिटी इसका दूसरा नाम है, हेट्रोनोमस इज मॉरल रियलिज्म। नाउ व्हाट आर दीज? इसके लिए एक स्टोरी दी है पियाजे ने, स्टोरी 1 एंड स्टोरी 2। नाउ यू हैव टू रीड दीज स्टोरीज, आप दोनों स्टोरीज पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है।
हाँ जी, 7 year old के अकॉर्डिंग कौन सा बच्चा नॉटियर है? स्टोरी 1 वाला कि 2 वाला? टू वाला मैम, स्टोरी 2 मैम। स्टोरी 2 वाला 7 year old के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो स्टोरी 1 में क्या हुआ था? इट वॉज अनइंटेंशनल, यस मैम, बट स्टोरी 2 में क्या हुआ? इंटेंशनली हुआ, इंटेंशनली हुआ है। ठीक है। लेकिन स्टोरी 1 में क्या हुआ? 15 कप टूट गए थे, है ना? वहां पे शायद एक आध कप ही टूटा है स्टोरी 2 में, यस मैम। ठीक है। तो क्या होता है, यंगर चिल्ड्रन फोकस मोर ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। पहले वाला ज्यादा नॉटी है क्योंकि उसने 15 कप तोड़े हैं, ठीक है। वो ये नहीं देख रहा कि किसने बदमाशी करी या कौन जानबूझ के कर रहा था, किससे गलती से हुआ था। तो यानी कि जब बच्चे अमाउंट ऑफ डैमेज या आउटकम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दैट इज मोरल रियलिज्म। moral realism, focusing on the outcome, ठीक है, जिसको हेट्रो भी बोला गया, हेट्रोनोमस। क्लियर है ये? यस मैम। सेकंड में जब बच्चे हम फोकस करते हैं, जब बड़े बच्चे होते हैं ना, एज 10 एंड अबव, तो वो इंटेंशन पे ध्यान देते हैं, मोटिवेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि स्टोरी 2 वाला बच्चा ज्यादा शरारती था क्योंकि उसके मोटिव्स अच्छे नहीं थे। अब जब हम मोटिव पे फोकस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉरल रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म। क्लियर है? यस मैम। तो यही है हेट्रोनोमस मोरालिटी। जो रियलिज्म था 5 to 9 years में है, बाहर से इम्पोज्ड है रियलिटी, ठीक है, कैसे कैसे होना चाहिए, अथॉरिटी फिगर से आई है। रूल्स तोड़ने पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा मानना होता है यहाँ पे। बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर हम रूल्स तोड़ेंगे तो, दैट इज इमिनेंट जस्टिस, ठीक है। सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट शुड बी रिलेटेड टू सिवियरिटी ऑफ रॉन्ग डूइंग। जितना गलत करोगे उतनी ही खतरनाक सजा मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे सोचते हैं इस स्टेज में। इसको हम बोलते हैं एक्सपाइटरी पनिशमेंट। Children consider rules as being absolute and unchanging. Rules are rules and they should be followed. Behavior is judged as bad in terms of observable consequences. जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि बच्चों को लगा कि स्टोरी 1 वाला ज्यादा नॉटी है, आउटपुट पे बिहेव जज कर रहे हैं वो, ठीक है। ऑटोनोमस जो 9 के बाद 10 years के बाद शुरू होता है, मोरालिटी बेस्ड ऑन रूल्स पे, अपने रूल्स पे, ओन रूल्स। कोई एब्सोल्यूट राइट रॉन्ग नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंशन नॉट कॉन्सिक्वेंस। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल इश्यूज, ओवरकम द ईगोसेंट्रिज्म ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। ओके, ये जो मिडिल चाइल्डहुड में जो ईगोसेंट्रिज्म होता है वो बच्चा यहाँ ओवरकम कर चुका होता है। सी मॉरल रूल्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, more independent moral judgment. People make rules and people can change them. Punishment emphasized now move from retribution to restitution. होता है ना, rather than किसी की गलती होने पे पनिश करें, हम कोशिश करते हैं उसको सुधार कैसे सकते हैं कि वो अगली बार ऐसी गलती ना हो। तो रेट्रीब्यूशन टू रेस्टिट्यूशन पे फोकस होता है यहाँ पे। These are just the comparison, ठीक है, आप देख सकते हो। अगेन हेट्रोनोमस में रूल्स आर कमिंग फ्रॉम अथॉरिटी, यहाँ पे रूल्स को कंस्ट्रक्टेड है, रैशनल है। ये एक ही पर्सपेक्टिव पे सेंटर्ड है, इसमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान देते हैं। मोटिवेशन फॉर एक्शन नॉट कंसिडर्ड हेयर, मोटिवेशन फॉर एक्शन कंसिडर्ड है। फोकस ऑन बिहेवियर आउटकम डज नॉट फोकस ऑन बिहेवियर आउटकम। Confuses natural misfortune with punishment for moral misdeed, does not confuse natural misfortune with punishment. Expiatory punishment रहती है यहाँ पे दिमाग में, punishment for the sake of punishment, पर यहाँ हम retribution से restitution की तरफ जाते हैं
रेसिप्रोकल पनिशमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, पनिशमेंट क्राइम को फिट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी पनिश कर दिया। ओके, इज इट फाइन टिल हियर? यस मैम। ओके, फिर जब हम कोलबर्ग की बात करते हैं, ये पियाजे की स्टेज थी जिसमें ये दो स्टेजेस इंपॉर्टेंट थी कि वो क्या क्या होती है। फिर जब हम कोलबर्ग की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, पियाजे की ही स्टेज को फिर इलेबोरेट किया 6 स्टेजेस में। ओके, तो उन्होंने मोरालिटी बच्चों की मेजर करी, उनको कहानियां सुनाई। कौन सी कहानियां? मॉरल डायलेमा की कहानियां, जहां पे समझ नहीं आता राइट रॉन्ग क्या है। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है, कोलबर्ग का ध्यान इस बात पे नहीं था कि कितने बच्चे राइट बोल रहे हैं, कितने बच्चे रॉन्ग बोल रहे हैं काम को। कोलबर्ग का ध्यान उनकी रीजनिंग पे था, वो राइट या रॉन्ग बोलते समय क्या रीजन दे रहे हैं। राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं था, इट इज कि वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए रीजन क्या देते हैं। तो उन्होंने हिंस डायलेमा की स्टोरी सुनाई, कहानी पता है आपको? हिंस की वाइफ को कैंसर होता है, यस डॉक्टर मैम। के वो पास जाता है यस मैम, है ना? कुछ व्हाट हैपेंड हाँ वहां पे, और क्या होता है? मैम, कुछ वो मेडिसिन लेने शायद मेडिकल स्टोर पे कुछ जाता है, तो हाँ कुछ वो वाली स्टोरी है, शायद हाँ पैसे कम होते हैं उसके हाँ, पास। उसके पास हाँ पैसे कम होते हैं, वो हाँ। स्टोर पे जाता है और वो बोलता है मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अभी मुझे दे दो यस दवाई। मैम। पर उसको मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं दे रहे दवाई। और वो सबके पास पैसे मांगने भी जाता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता है, और उसके पास कुछ ही पैसे कम पड़ रहे होते हैं। ठीक है, यस तो मैम। वो ये भी बोलता है दुकान वाले को, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, अभी आप दे दो प्लीज, मेरे पास जितने पैसे हैं। और वो कहता है वहां पे कि नहीं नहीं, ये ड्रग मैंने डिस्कवर किया है, ठीक है, और मेरे को इससे पैसे बनाने हैं, तो मैं ऐसे नहीं दे सकता। और जब उसको चाहिए ही चाहिए तो वो उसको तोड़ देता है वहां पे, उसकी विंडो वगैरह को, और उसके स्टोर से दवाई चुरा के ले जाता है अपनी वाइफ के लिए। हाँ यस मैम। ठीक है, ये पूरी कहानी थी जो बच्चे को वो सुनाता है। अब बच्चों को वो क्या पूछेगा, वॉज इट राइट फॉर हिंस टू स्टील? चोरी करना ठीक था? वुड यू आंसर चेंज इफ डाइंग वुमेन वॉज स्ट्रेंजर? अगर वो उसकी वाइफ नहीं होती तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा? इफ पुअर पीपल आर डाइंग, अगर गरीब लोग मरते हैं, तो द ग्रीडी सीईओ बी सूड एंड ब्रॉट टू कोर्ट बाय ओवर प्राइसिंग द प्रोडक्ट, तो क्या दवाई देने वाला बंदा था, क्या उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी? तो इस तरीके से कोलबर्ग पूछता है बच्चों से सवाल। ठीक है, और बच्चों के जवाब के अकॉर्डिंग फिर कोलबर्ग गिव दीज 6 स्टेप्स। स्टेप 1 इज पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जिसका मतलब बच्चे जब कहते हैं हमें सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए रूल फॉलो करना चाहिए, दिस इज पहला स्टेज। स्टेज 2 इज नाइव हिडोनिज्म, confirms to get reward and to have favors return, तो हमें वो काम करना चाहिए जिसमें कुछ हमारा फायदा हो। ये दो स्टेप्स जो हैं ये मिलके बनाते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, यंगर देन 6 एज ईयर्स के बच्चे यही फॉलो करते हैं। देन थर्ड इज गुड बॉय गुड गर्ल इमेज, जब बच्चे क्या करते हैं, फिट होना चाहते हैं, मैं गुड गर्ल हूँ, ऐसा करूंगा तो मुझे गुड गर्ल मानेंगे, ऐसा करूंगा तो मुझे गुड बॉय मानेंगे। तो ये जो गुड गर्ल गुड बॉय मोरालिटी है वो थर्ड स्टेप में फॉलो होती है। फोर्थ में कन्फर्म्स टू अवॉइड सेंसर बाय अथॉरिटी, फोर्थ स्टेज में बच्चे सिर्फ इसलिए कोई काम करते हैं क्योंकि अथॉरिटी ने कहा है, उनकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए करते हैं। ठीक है, तो दिस इज, ये दो स्टेजेस मिलकर बनाती हैं कन्वेंशनल लेवल 2, जो कि 7 से 11 ईयर्स तक होती है। Then step 5 and step 6 conforms to maintain communities, emphasis on individual rights. ठीक है, अब यहां पर हम फोकस करते हैं हमारे अपने राइट्स क्या है। ओके, एंड हायर, थोड़ा सोशल हायर गुड के लिए सोचेंगे, मतलब सोसाइटी के भलाई के लिए सोचेंगे। एंड देन फाइनल इज इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस, अपनी खुद की मोरालिटी जो हमारे अंदर से आती है, हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है, तब जो हमें ठीक लगता है वो करना है। दैट इज स्टेप 5 एंड स्टेप 6, जिसको हम लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। इज इट क्लियर?
बेसिक्स समझ आ गया ये? इसमें से क्वेश्चन Yes, पक्का ma'am. आता है, Yes, ma'am. ठीक है? तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज हमने पढ़ी वो सेल्फ सेंटर्ड रहती है, एक्सटर्नल अथॉरिटी को हम फॉलो करते हैं, ओके। कन्वेंशनल स्टेप ग्रुप सेंटर्ड रहती है, शेयर्ड व्यू पॉइंट रहता है, और हम उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है? तभी तो गुड बॉय गुड गर्ल इमेज था हमारा वहां पे, तभी तो अथॉरिटी की बात मान रहे थे हम वहां पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम क्यों मान रहे थे? क्योंकि पनिशमेंट ना मिले इसलिए मान रहे थे, क्योंकि रिवॉर्ड मिले इसलिए मान रहे थे। पोस्ट कन्वेंशनल अंदर से आता है, जो सच है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये हम कहां से कहां जा रहे हैं? सेल्फ सेंटर्ड से अदर सेंटर्डनेस तक, एक्सटर्नल अथॉरिटी से इंटरनलाइज वैल्यू की तरफ हम मूव करते हैं ग्रेजुअली, ठीक है? तो जो पहली स्टेज थी और उसको जब यही स्टोरी वाली बात हुई तो बच्चा क्या कहता है? स्टीलिंग इज बैड बिकॉज लॉ सेज तो चोरी करना गलत था क्योंकि ऐसा हमारा लॉ कहता है, ओके। दैट इज पहला स्टेज, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सेल्फ इंटरेस्ट का जो दूसरा स्टेज है, स्टीलिंग ओके है क्योंकि उसको जो चाहिए था वो तो मिल गया ना, ठीक है? ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चे, दैट इज स्टेज 2। हमें सिर्फ रीजनिंग पे फोकस करना है, उसी से हम पहचान पाएंगे कि कौन से स्टेज की बात हो रही है। पेपर में दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन जहां पे वो एक रीजनिंग स्टेटमेंट देंगे और आपको उस रीजन से डिटेक्ट करना है कि कौन सी स्टेज है, ठीक है? सो दिस इज हमारा स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, माइट मेक्स करेक्ट, ठीक है? जो गलत होगा तो पनिशमेंट तो मिलेगी। तो आप वहां पे जब बच्चा पनिशमेंट से डरता है, दैट इज स्टेज 1। स्टेज 2 इज इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ऑपरेंट पढ़ते हैं ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ठीक है? आप ये देखो कि इस पूरे सिनारियो में आपका क्या फायदा हो रहा है, और अगर आपका फायदा हो रहा है तो इट इज गुड, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये फॉलो करते हैं इसमें। स्टेज 3 में कंफॉर्मिटी, दैट इज कन्वेंशनल मोरालिटी के लेवल में आ गया कंफॉर्मिटी। तो स्टीलिंग इज अ बैड आइडिया क्यों? अगर मैं चोरी करूंगा तो क्या होगा? लोग मुझे बुरा बोलेंगे, मैं गुड गर्ल गुड बॉय की इमेज में फिट नहीं हो पाऊंगा, ठीक है? दिस इज दैट लेवल। स्टेज 4 सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, चोरी तो बुरा काम है, ठीक है? तो इट वोंट बी गुड कि अगर मैं ऐसे करता हूं, क्योंकि उससे सोसाइटी का ऑर्डर खराब होता है, ठीक है? सो दिस इज स्टेज 3 ओवरऑल, जहां पे हम सोशल रूल्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट रॉन्ग पे अलग से ध्यान दे रहे हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल इमेज, ठीक है? तो अप्रूवल चाहिए दूसरों से, हमें ग्रुप का हिस्सा बनना है हमें। स्टेज 4 इज मेंटेनिंग सोशल कन्वेंशंस, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, सोसाइटी का एक लेवल मेंटेन करना है ताकि सब कुछ नॉर्मल चले सोसाइटी में। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? गुड सिटीजनशिप, उसमें हम फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ग्रुप लॉयल्टी में फिट होने की कोशिश कर रहे थे। एंड फाइनल स्टेज इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसकी 5th स्टेज कहती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर रूल्स की वजह से कुछ इनजस्टिस हो रहा है, होता है ना, रूल्स तो बना दिए लेकिन रूल्स की वजह से इनजस्टिस होने लगता है, यस मैम। ठीक है? तो हम सोचते हैं अरे ये रूल बदल देना चाहिए, ये तो बहुत गलत रूल है, ये नहीं फॉलो होना चाहिए, इससे तो नुकसान हो रहा है सोसाइटी का, ठीक है? सो दिस इज स्टेज 5, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज बोलते हैं, जहां पे हम रूल्स को समझते हैं जिसमें सबका बेनिफिट हो, और अगर वो सबका बेनिफिट नहीं कर रहे हैं तो रूल ही आपका बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंसाइंस आप फॉलो कर रहे हो, दैट इज रीजनिंग। एंड फाइनल स्टेज इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। बहुत कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग बहुत कुछ लोग इसके अंदर होते थे जो इस मोरालिटी पे होते हैं, और अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ये बहुत रियलिस्टिक स्टेज नहीं है, बट यहाँ पे लोग का एक हायर लेवल ऑफ मोरालिटी चलता है जो सबसे परे है, सोसाइटी का भी कुछ कनेक्शन नहीं है, उनको जो समझ में आता है, जो ठीक लगता है वो करेंगे, ठीक है? यस मैम। सो दैट इज द लास्ट स्टेज, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं टू सर्व द कॉमन गुड,
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कहते हैं ना, सत्याग्रह आंदोलन चला था, ये इसका एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट एंड रॉन्ग किसी रूल से डिटरमाइन नहीं होते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल क्या थिंकिंग है उस चीज को लेके, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। व्हाई? क्योंकि हर स्टेज में बच्चों का जवाब हाँ या ना हो सकता है। ये यस है जब वो बच्चे कहते हैं कि ठीक है हिंस ने चोरी करके ठीक किया। ये नो है जब बच्चे कहते हैं चोरी करके ठीक नहीं किया। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि किसी एक स्टेज में बच्चा हाँ बोलेगा, किसी एक स्टेज में बच्चा ना बोलेगा। बच्चा हर स्टेज में हाँ या ना बोल सकता है, क्योंकि हाँ या कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ उसके रीजन से लेना देना है कि बच्चा क्या रीजन दे रहा है अपनी बात के पीछे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। स्टेज 1 यू नो क्या है। अब स्टेज 1 में बच्चा क्या बोलता है जब वो कहता है हाँ कर ली तो अच्छी बात है ना, तो he should steal the drug to avoid being blamed by his wife। पनिशमेंट से बचना होता है स्टेज 1 में। ठीक है, जब यस बच्चे मैम। कह रहे हैं चोरी कर ली अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो उसकी वाइफ उसको बुरा भला बोलती ना। आर यू यस गेटिंग मैम। द रीजन? यस मैम, बिकॉज वो फिर ड्रग्स नहीं लेके जाता ना अपनी वाइफ के लिए। हाँ, तो वो अभी भी क्या कह रहे हैं बच्चे, पनिशमेंट से ही तो बचना चाह रहे हैं ताकि यस। वाइफ मुझे ब्लेम ना करे। यस मैम। ठीक है, और नहीं करनी चाहिए थी वो तो सिंपल है, क्योंकि जेल चले जाओगे, क्राइम होता है चोरी करना। यस ठीक, मैम। पनिशमेंट से बचना था मोटिव। स्टेज 2 में, जहां पे हम अपना फायदा देखते हैं, तो जब बच्चे बोलते हैं अरे अच्छा है ना कर ली, उसकी वाइफ की जान तो बचेगी कम से कम। ठीक, और अगर वो मना करते हैं कि नहीं करनी चाहिए थी, तो अगेन वही रीजन आ जाएगा। दिक्कत कहाँ है कि अगर वो ही वुड लाइकली टू बी सेंट टू प्रिजन, उसको तो जेल जाना पड़ेगा अब, है ना, और हो सकता है उसकी वाइफ तो तब तक शी वुड डाई ऑल्सो जब तक वो बाहर आएगा। सो इट वुडेंट डू हर और हिमसेल्फ एनी गुड। तो यानी कि चोरी करने से कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका, हो सकता है वाइफ फिर भी ना बचे। तो जब वो फायदे की बात सोच रहे हैं अपने, तो वो स्टेज 2 की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। स्टेज 3 गुड बॉय नाइस गर्ल इमेज। पीपल रिस्पेक्ट फॉर हीन्स। क्या कह रहे हैं वो, चोरी कर ली ठीक है अच्छी बात है, क्यों, कम से कम वाइफ की जान तो बची। अगर वो नहीं करता ना अपनी वाइफ के लिए इतना, तो उसकी रिस्पेक्ट चली जाती लोगों के सामने। होता ना कि अरे अपनी वाइफ को बचा भी नहीं पाया। समझ रहे हो रीजन को, कैसे क्या सोच रहे हैं बच्चे? ठीक है, गुड गर्ल गुड बॉय इमेज की सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? यस मैम। और अब जब बच्चे कहते हैं नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए थी, तो वो कहेंगे अगेन अरे आपके ऊपर तो क्रिमिनल का टैग लग जाएगा, फैमिली डिसऑनर हो जाएगी, सब लोग बुरा भला बोलेंगे आपके बारे में। तो जब वो ऐसा सोचेंगे तो भी ये स्टेज 3 ही है। क्लियर है ये? यस मैम। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी। हिंस को चोरी करनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है, उसको प्रोटेक्ट करते करते भले ही उसको पनिशमेंट मिल जाए, पर उसकी ड्यूटी है वाइफ को प्रोटेक्ट करना। दिस इज स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, पर अगेन द चाइल्ड कैन से कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि लॉ तोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमें लॉज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो अगेन कहता है चोरी करनी चाहिए थी हिंस को, क्यों? बिकॉज ह्यूमन लाइफ बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा सोसाइटी में। तो फोकस क्या है, सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करना है फोकस। फिर अगर हम बोलते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए थी, तो यही है कि अरे यार अगर हर कोई
या हर किसी को हम माफ करते रहेंगे तो अगेन सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, चाहे कोई भी केस हो। ठीक, लास्ट स्टेज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल। Hence would be morally wrong not to steal the drug because it would violate his belief in absolute value of a human life. अगर वो चोरी नहीं करता, ठीक है, अगर वो चोरी नहीं करता और अपनी वाइफ की जान नहीं बचाता तो क्या होता, इंसानियत पर से उसका विश्वास उठ जाता। ठीक है, और दूसरा रीजन हम दे रहे हैं कि चोरी ठीक है नहीं करनी चाहिए थी, कभी कभी हमें पर्सनल सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं सही करने के चक्कर में। ठीक है, जबकि हेन्स को पता था कि स्टीलिंग इज वर्स देन लेटिंग हिज वाइफ डाई, ही मस्ट नॉट स्टील द ड्रग, क्योंकि उसको पता था कि चोरी करना इज वेरी रॉन्ग, गलत है। तो कभी कभी लाइफ में पर्सनल सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं सही काम के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रीजनिंग, बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, क्या रीजन दे रहे हैं, उससे पता चलेगा कि वो किस स्टेज को बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। शिवी, आंचल, आर यू देयर? यस मैम। यस मैम मैम। क्लियर है यहाँ तक तो क्लियर क्लियर है ना? आगे यस मैम। कल से पढ़ेंगे इसको, अभी ये कॉन्सेप्ट आई गेस इसको एसिमुलेट कर लो अच्छे से। यस मैम। ठीक है।